वेलकम स्टूडेंट्स। हम लोग हाइड्रोकार्बन को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो हाइड्रोकार्बन में एल्केन्स की बात शुरू किया था और उसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात किया था। और मेथड ऑफ प्रिपरेशन में हम लोगों ने फ्रॉम एल्कीन ऑब्लिक एल्काइन हाइड्रोजनेशन ऑन मेटल सरफेस की बात कर लिया था। एल्किल हैलाइड में रिड्यूसिंग एजेंट्स की बात कर लिया था, ठीक है। और इसके अलावा हम लोगों ने वुड रिएक्शन की बात कर लिया था और फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड में डिकार्बोक्सिलेशन बाय सोडा लाइम, ठीक है। तो इसको आगे कंटिन्यू करें। फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड में पहला तो आपका डिकार्बोक्सिलेशन बाय सोडा लाइम, डिकार्बोक्सिलेशन बाय सोडा लाइम NaOH प्लस CaO। और दूसरा जो है कोल्बेज इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है। तो आज हम लोग कोल्बेज इलेक्ट्रोलिसिस की बात करेंगे। कोल्बेज इलेक्ट्रोलिसिस क्या है दिखाया जाए। सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड on electrolysis gives even carbon containing alkane at anode, सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड की इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं। मैकेनिज्म जो है वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, ठीक है। तो एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम इलेक्ट्रोलिसिस करने जा रहे हैं RC डबल बॉन्ड O माइनस Na प्लस, ठीक है। एरो के ऊपर इलेक्ट्रोलिसिस लिखा हुआ है, इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है। तो देखते हैं इसका क्या मैकेनिज्म हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस की बात कर रहे हैं तो एनोड और कैथोड पे रिएक्शन होगा। देखा जाए एनोड की अगर बात करें तो एनोड पे आपका ऑक्सीडेशन होगा। तो जो आपका कार्बोक्सिलेट है RC डबल बॉन्ड O माइनस, ठीक है, ये आपका कार्बोक्सिलेट है। अभी कैसे रिएक्शन करेगा देखा जाए। तो सबसे पहले ये ऑक्सीडाइज होगा और अपना इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को ड्रॉप कर देगा, तो प्लस इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर डॉट बन गया मतलब 7 इलेक्ट्रॉन सेंटर, ठीक है। और ये डॉट बना है मतलब फ्री रेडिकल, तो फ्री रेडिकल बॉन्ड्स की होमोलिटिक क्लीवेज को प्रमोट करेगा। तो यहाँ पर ऑड इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ जो कार्बन और कार्बन का बॉन्ड है ये भी आपका होमोलिटिक क्लीवेज कर जाएगा, ठीक है। और यहाँ डॉट आ जाएगा तो ये डॉट इसके साथ बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेगा। यानी फाइनली अगर देखा जाए तो क्या बन गया अपने पास R डॉट और प्लस आपका कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ बात समझ में आ गई। यहाँ कार्बन का बॉन्ड होमोलिटिक क्लीवेज कर दिया, यहाँ डॉट इसके साथ बॉन्ड बना दिया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो गई। तो कार्बन डाइऑक्साइड एनोड पे रिलीज होती है, इस बात को याद रखना है। अच्छा, R डॉट बन गया तो R डॉट का कंसंट्रेशन डेवलप होने लगेगा, तो R डॉट क्या करेगा, कंबाइन कर जाएगा और देयर इज फॉर्मेशन ऑफ RR, ठीक है। तो इसकी जो प्रॉपर्टी है वो वही है
इवन कार्बन कंटेनिंग एल्केन सिमेट्रिक अबाउट वन ऑफ द कार्बन कार्बन बॉन्ड। जो हम लोग ने कहाँ पढ़ा था, वुड रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बनता था उसकी प्रॉपर्टी थी, ठीक है। तो इवन कार्बन कंटेनिंग एल्केन सिमेट्रिक अबाउट वन ऑफ द कार्बन कार्बन बॉन्ड, कार्बन डाइऑक्साइड एनोड पे रिलीज होता है, ठीक है। इस टाइप से रिएक्शन प्रोसीड कर रहा है। मैकेनिज्म इज फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। ये तो एनोड की बात होगी। कैथोड पे क्या रिएक्शन होता है? कैथोड पे, ठीक है, रिडक्शन का इक्वेशन होगा। और रिडक्शन किसका होता है? वाटर का रिडक्शन होता है। तो उसका इक्वेशन याद रखा जाएगा, 2H2O + 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स 2OH माइनस प्लस आपका हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है, ठीक है। ये रिएक्शन कहाँ होता है? H2O का रिडक्शन एट कैथोड। कैथोड पे H2O का रिडक्शन होता है। तो जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ता है, राइट साइड में OH माइनस प्रोड्यूस हो रहा है, तो pH ऑफ द सॉल्यूशन क्या होता है? इंक्रीज करने लगता है। तो हाइड्रोजन गैस कैथोड पे रिलीज हो रही है और pH ऑफ द सॉल्यूशन धीरे धीरे क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, बेसिक मीडियम होता जा रहा है, ठीक है। तो इस बात को लिख लेते हैं। As the reaction proceeds, pH of the solution increases. pH of the solution increases. As the reaction proceeds, pH of the solution increases. ठीक है। तो बस इतना ही इसमें याद करना है। एक दो क्वेश्चन हम लोग इस कंसेप्ट को बस याद करने के लिए लिख लेते हैं। O माइनस Na+, ठीक है। इसके दो रिएक्शन मान लीजिए इलेक्ट्रोलिसिस लिखा हुआ है। ये आपका सोडा लाइम के साथ डिकार्बोक्सिलेशन NaOH + CO, डिकार्बोक्सिलेशन बाय सोडा लाइम। ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, जैसे सोडियम एसीटेट इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं, सोडियम एसीटेट, ठीक है। तो जैसे यहाँ इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो आपको आइडिया है, इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो ये पूरा हट जाता है। पहले इलेक्ट्रॉन अपना ड्रॉप करता है, फिर ये बॉन्ड का होमोलिटिक क्लीवेज हो जाता है और फिर आपको इस टाइप से स्ट्रक्चर मिलता है। और इन दोनों को आपस में कंबाइन कर देंगे, दो ऐसे स्ट्रक्चर, तो आपको जो फाइनली प्रोडक्ट मिलेगा ये मिल जाएगा। समझ में आ रही बात? जबकि यहाँ सीधे सीधे डिकार्बोक्सिलेट करेंगे तो आपका क्या बन जाएगा? साइक्लोहेक्सेन बन जाएगा। दिस इज साइक्लोहेक्सेन। और यहाँ दो साइक्लोहेक्सेन को आपस में आप जोड़ रहे हैं, ठीक है। तो अंतर समझिएगा इसमें। बाकी यहाँ डिकार्बोक्सिलेशन करेंगे तो ये आपका हट जाएगा, सॉरी डिकार्बोक्सिलेशन इलेक्ट्रोलिसिस, और आपको CH3 डॉट मिलेगा और दो CH3 डॉट को आप कंबाइन कर दीजिएगा, ठीक है। यानी यहाँ मिला आपको CH3 डॉट और दो CH3 डॉट कंबाइन कर जाएगा तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? इथेन। प्रोडक्ट इज इथेन। अच्छा, दो हाफ को ज्वाइन कर रहे हैं तो कोल्वेज इलेक्ट्रोलिसिस से आप मीथेन नहीं बना सकते। समझ में आ रही बात? जैसे वुड से भी मीथेन नहीं बन सकता, यहाँ से भी आपका मीथेन नहीं बनेगा। ये भी आपका हट गया, ठीक है। तो आपको जो फ्री रेडिकल बनेगा वो बनेगा CH3 CH2 डॉट, और ऐसे दो फ्री रेडिकल को कंबाइन करा देंगे तो N ब्यूटेन बन जाएगा, नॉर्मल ब्यूटेन, ठीक है। तो इस टाइप से आप इस क्वेश्चन को याद कर लेंगे, इस कंसेप्ट को याद कर लेंगे। कोल्वेज इलेक्ट्रोलिसिस, तो कोल्वेज इलेक्ट्रोलिसिस और डिकार्बोक्सिलेशन बाय सोडा लाइम की बात कर लिया। ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन हो गया।
अब एक और पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज तो इसमें C1 to C4 आर गैस, C5 to C17 आर, ठीक है, लिक्विड, और C18 ऑनवर्ड वैक्सी सॉलिड, वैक्सी सॉलिड। अच्छा, इसमें जो आपस में फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होता है वो वीक वॉन डेर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, ठीक है। तो जैसे इसके बाद जो हम लोग डिस्कस करेंगे, अच्छा एक और पॉइंट लिया जाए, दे आर कलरलेस, ऑर्डरलेस, कलरलेस, ऑर्डरलेस, insoluble in पोलर सॉल्वेंट्स या soluble in नॉन पोलर सॉल्वेंट्स, क्योंकि नॉन पोलर होते हैं तो इसलिए नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं। तो soluble in नॉन पोलर सॉल्वेंट्स, नॉन पोलर सॉल्वेंट्स, फॉर एग्जांपल CCl4 हो गया, CS2 हो गया, ठीक है। तो इस टाइप के नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में डिसॉल्व करते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन इसमें आता है बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट का। बॉइलिंग पॉइंट की बात क्या है, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो बॉइलिंग पॉइंट की अगर बात करें तो दो एल्केन्स की अगर बात करें तो दो एल्केन्स आपस में किस फोर्स ऑफ इंटरेक्शन से इंटरेक्ट करते हैं, वीक वॉन डेर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंड्यूस्ड डायपोल की बात की जाती है, ठीक है। तो बॉइलिंग पॉइंट, तो एल्केन्स पोजेस या दे हैव, एल्केन्स हैव वॉन डेर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, van der Waals force of attraction, ठीक है। वीकेस्ट कैटेगरी ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो van der Waals फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके प्रोपोर्शनल होता है, इट इज प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया, सरफेस एरिया, ठीक है, या कांटेक्ट एरिया बोलते हैं उसको, कांटेक्ट एरिया, ठीक है। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया और कांटेक्ट एरिया, और प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन ब्रांचिंग, प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन ब्रांचिंग, ठीक है। ब्रांचिंग के साथ बॉइलिंग पॉइंट घटता है। ब्रांचिंग से होता क्या है, ब्रांचिंग ब्रिंग्स spherical tendency and hence reduces the contact area, so boiling point decreases, so boiling point decreases, ठीक है। दो मॉलिक्यूल के बीच फोर्स ऑफ इंटरेक्शन की बात हो रही है, ठीक है। और ये फोर्स ऑफ इंटरेक्शन जितना स्ट्रांग होगा बॉइलिंग पॉइंट उतना ज्यादा होगा। और आपको पता है कि वीकेस्ट कैटेगरी, सबसे स्ट्रांग कैटेगरी का फोर्स ऑफ इंटरेक्शन जैसे वाटर में होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो वाटर में एक्सटेंट भी ज्यादा होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग का, और स्ट्रेंथ भी ज्यादा है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो इसीलिए वाटर का बॉइलिंग पॉइंट काफी ज्यादा होता है, ठीक है। तो जब तक हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तब तक बॉइलिंग पॉइंट अच्छा खासा रहेगा, ठीक है। उससे नीचे आप फोर्स ऑफ इंटरेक्शन की बात करेंगे तो उसमें सबसे लोएस्ट कैटेगरी का फोर्स ऑफ इंटरेक्शन क्या हो गया, वॉन डेर वाल फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, या यहाँ पे इंड्यूस्ड डायपोल फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होता है। तो अगेन एल्केन्स का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो काफी कम होता है इन रिलेशन टू अदर कंपाउंड्स, ठीक है। एल्केन्स है वेरी लो बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट इन कंपैरिजन टू अदर कंपाउंड्स बिकॉज ऑफ वीकेस्ट फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन देम, ठीक है। तो ये भी एक पॉइंट है। तो बाकी अगेन
वॉन डेर वाल्स फोर्स ऑफ इंटरेक्शन सरफेस एरिया कॉन्टेक्ट एरिया पे डिपेंड करेगा। ठीक है, वॉन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यहाँ एक पॉइंट छूट गया, उसको शुरू में लिखना चाहिए था। वॉन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास भी होता है। मॉलिक्यूलर मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्टैक्ट एरिया और प्रोपोर्शनल टू 1 ब्रांचिंग। ठीक है, इस तरीके से याद रखें, मॉलिक्यूलर मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, जब कंपैरिजन करेंगे तो मॉलिक्यूलर मास जिसका जितना ज्यादा होगा उसके पास उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा और उतना ही ज्यादा इंड्यूस्ड डायपोल उसमें प्रोड्यूस होगा, तो जिससे बॉइलिंग पॉइंट आपका बढ़ जाएगा। ठीक है, जैसे जो फेज में चेंज आ रहा है, देखिए C1 टू C4 गैस है, C5 टू C17 लिक्विड है और उसके बाद C17 ऑनवर्ड क्या हो गया, सॉलिड हो गया। तो ये चेंज क्यों आ रहा है, क्योंकि जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा वैसे वैसे आपस में वॉन डेर वाल्स फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बढ़ने लगता है, इसलिए फेज में भी चेंज आ रहा है। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर मास के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, तो जब क्वेश्चंस आएंगे मॉलिक्यूलर मास जिसका जितना ज्यादा उतना ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट, जब मॉलिक्यूलर मास सेम हो जाएगा तब कॉन्टैक्ट एरिया ब्रांचिंग इस पे दिमाग लगाया जाएगा। ठीक है, अब इसको एक एग्जांपल से हम समझाएं। ठीक है, अगर इन दोनों की बात करें, ये एन ब्यूटेन, ठीक है, तो इनका जो इस टाइप से ये स्ट्रेट चेन इस टाइप से हो गया, तो ये दोनों जो आपस में इंटरेक्ट कर रहे होंगे, ये दोनों जो आपस में इंटरेक्ट कर रहे होंगे उसका कांटेक्ट एरिया क्या होगा, मैक्सिमम होगा, क्योंकि ओपन स्ट्रक्चर हो चुका है। ठीक है, तो यहां इनके बीच क्या है, मैक्सिमम कांटेक्ट एरिया, मैक्सिमम कांटेक्ट एरिया है, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट यहां ज्यादा होगा। लेकिन अगर इसी 4 कार्बन को हम ब्रांचिंग के रूप में दिखाएं तो यहां क्या आ गई, स्फेरिकल टेंडेंसी आ गई। ठीक है, अब ये इतना बेटर इंटरेक्ट नहीं कर पाएगा इसके साथ, तो यहां कांटेक्ट एरिया क्या हो जाएगा, डिक्रीजेस, कांटेक्ट एरिया डिक्रीजेस। बात समझ आ गई। ठीक है, तो कांटेक्ट एरिया डिक्रीज कर जाएगा तो इसकी तुलना में इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, यही चीज बता रहे थे। तो जैसे अगर क्वेश्चन की बात करें, ठीक है, अगर इसमें बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर पूछे आपसे, ये आपका क्या हो गया, एन पेंटेन 2 मिथाइल ब्यूटेन, 2 मिथाइल ब्यूटेन और ये आपका नियोपेंटेन। ठीक है, तो ऑब्वियस बात है, इसमें बॉइलिंग पॉइंट की अगर बात करें तो मॉलिक्यूलर मास अगर सेम, भाई अगर मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होता, मान लीजिए हम हेक्सेन का कंपैरिजन इनसे कर रहे होते तो हेक्सेन का बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो पहला पॉइंट तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास का ही है। तो मॉलिक्यूलर मास जब सेम होगा तब आपको ये सब दिमाग लगाना है कि ब्रांचिंग आ रही है, ज्यादा ब्रांचिंग आ रही है, मोर स्फेरिकल टेंडेंसी, कांटेक्ट एरिया डिक्रीज कर गया तो बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज कर जाएगा। तो सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा, फर्स्ट, उसके बाद सेकंड, उसके बाद थर्ड। ठीक है, बड़ी आसानी से आप आंसर कर ले जाएंगे, इसमें कोई समस्या नहीं है, काफी सिंपल एक्सप्लेनेशन भी है। मेल्टिंग पॉइंट की अगर बात करें, मेल्टिंग पॉइंट, अच्छा मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, में थोड़ा सा एबनॉर्मल बिहेवियर भी आता है। तो मेल्टिंग पॉइंट को इस तरीके से याद किया जाए कि एनसीईआरटी में एक टेबल दिया हुआ है, ठीक है, उसको हम अच्छे से समझ जाएं और वहां से अगर कोई सवाल पूछता है तो हम कर ले जाएंगे। ठीक है,
तो मेल्टिंग पॉइंट की अगर बात करें तो मेल्टिंग पॉइंट सॉलिड स्टेट की बात करें, सॉलिड को लिक्विड में आप क्या करा रहे हैं, मेल्ट करा रहे हैं। तो सॉलिड स्टेट की जब बात आती है तो वहाँ पैकिंग की बात होती है, पैकिंग एफिशिएंसी की बात होती है, ठीक है। तो यहाँ अगर बात करें तो मेल्टिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पैकिंग इन सॉलिड स्टेट, पैकिंग इन सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट में कितना बेटर पैकिंग हो रहा है, ठीक है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास। अब यहां भी बात वही है कि यहां भी मॉलिक्यूलर मास जितना ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट उतना ज्यादा। ब्रांचिंग के साथ क्या होगा, तो ब्रांचिंग के साथ मेल्टिंग पॉइंट घटेगा, लेकिन अगर मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल हो गया तो एबनॉर्मली बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इसको हम इस तरीके से याद कर लें, मेल्टिंग पॉइंट follows the same general trend of boiling point, same general trend of boiling point मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग, ब्रांचिंग के साथ बॉइलिंग पॉइंट भी घटता है, मेल्टिंग पॉइंट भी घटेगा, बट एबनॉर्मली हाई इन केस ऑफ सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स, बट abnormally high in case of symmetrical molecules, abnormally high in case of symmetrical molecules। सिमेट्री आने पे मेल्टिंग पॉइंट अचानक से बहुत बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इसमें एक एग्जांपल समझ लिया जाए हम लोग। अब इसको एनसीईआरटी से आप चेक भी करेंगे वैल्यूज, एनसीईआरटी में इनकी वैल्यूज दिया हुआ है, ठीक है। ये आपका फर्स्ट हो गया, सेकेंड, ये आपका थर्ड हो गया। अगेन एन पेंटेन, टू मिथाइल ब्यूटेन, नियोपेंटेन। तो यहां अगर आप फर्स्ट और सेकेंड में मेल्टिंग पॉइंट कंपेयर करें तो फर्स्ट का मेल्टिंग पॉइंट सेकेंड से ज्यादा होता है, क्योंकि ब्रांचिंग वाली मेल्टिंग पॉइंट घट गया, मॉलिक्यूलर मास सबका सेम रखा है। लेकिन अगर आप थर्ड की बात करेंगे तो थर्ड का मेल्टिंग पॉइंट अचानक से ज्यादा आप देखेंगे, काफी डिफरेंस आ जाएगा थर्ड और फर्स्ट में भी, ठीक है। तो ये हुआ क्यों, क्योंकि थ्री डायमेंशनल सिमेट्री इसकी बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो नियोपेंटेन थ्री डायमेंशनली बड़ा ही सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, तो बहुत ही इफिशिएंट पैकिंग करेगा, मतलब बहुत ही इफिशिएंट सॉलिड स्टेट में इसका क्या होगा, सॉलिड स्टेट में बहुत ही इफिशिएंट ये पैकिंग करेगा। जो टर्म इस्तेमाल किया जाता है सॉलिड स्टेट में, ठीक है, जो लैटिस होता है, थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट जो होता है सॉलिड का, उसको लैटिस बोलते हैं, ठीक है। तो काफी इफिशिएंट पैकिंग करेगा किसमें, सॉलिड स्टेट में नियोपेंटेन, ड्यू टू हाई अमाउंट ऑफ सिमेट्री। तो अचानक से मेल्टिंग पॉइंट काफी बढ़ जाता है। तो ये एक एग्जांपल आप याद रखेंगे, पूछे जाने का चांस होता है तो यही पूछा जाता है इसमें। बाकी जनरल बात याद रखिए इसमें। अच्छा, मेल्टिंग पॉइंट में और भी चीजें हैं, उसको भी एक पॉइंट समझ लेते हैं। अब यहां एक कंसेप्ट क्या आता है कि जैसे अगर हम बनाएं ठीक है, तो ये आपके कितने हो गए, 4 कार्बन हो गया, ये आपका 5 कार्बन हो गया, 1 2 3 4 5, और ये 1 2 3 4 5 6 कार्बन, ठीक है। यहाँ एक और कंसेप्ट क्या आता है कि सॉलिड स्टेट में जो इवन कार्बन वाले होते हैं, इवन कार्बन कंटेनिंग एल्केन्स, ठीक है, वो ज्यादा सिमेट्री शो करते हैं सॉलिड स्टेट में, मतलब उनकी पैकिंग ज्यादा बेटर होती है सॉलिड स्टेट में।
तो ये दोनों जो है वो ज्यादा बेटर पैकिंग करते हैं इसके कंपैरिजन में। ठीक है, दिख भी रहा है स्ट्रक्चर सॉलिड स्टेट में अगर अरेंज कर रहे हैं तो ज्यादा फिट बैठेगा इसके कंपैरिजन। तो यहाँ एक जनरल रूल क्या आता है कि इवन कार्बन कंटेनिंग एल्केन्स form better lattice मतलब 3 डायमेंशनल जो स्ट्रक्चर बन रहा है, लैटिस इन सॉलिड स्टेट, लैटिस इन कंपैरिजन टू ऑड कार्बन कंटेनिंग एल्केन्स, even carbon containing alkanes form better lattice in comparison to odd carbon containing alkanes। ये तो पॉइंट हो गया। अब ध्यान से समझिए इन दोनों में, जैसे आपकी फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड की बात करें तो फर्स्ट और सेकेंड में लैटिस फर्स्ट ज्यादा बढ़िया बना रहा है, लेकिन मेल्टिंग पॉइंट फर्स्ट और सेकेंड में ज्यादा किसका होगा? सेकेंड का ही ज्यादा होगा, क्योंकि कार्बन की संख्या ज्यादा है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रखिएगा। तो अगर मेल्टिंग पॉइंट की बात करें, मेल्टिंग पॉइंट तो आपका फर्स्ट का ज्यादा, सॉरी थर्ड का ज्यादा है, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन आइटम, उसके बाद सेकंड का ज्यादा है, उसके बाद फर्स्ट का ज्यादा है। तो फिर इस पॉइंट का मतलब क्या हुआ? ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट तो इसका इससे ज्यादा होगा, क्योंकि इसके पास 5 कार्बन है, इसके पास 4 कार्बन है। अब यहाँ डिफरेंस जो आता है मेल्टिंग पॉइंट का, इसको ऐसे समझिए, यहाँ से यहाँ आप मूव किए तो नंबर ऑफ कार्बन आइटम बढ़ा, मेल्टिंग पॉइंट बढ़ी, लेकिन पैकिंग उतनी बढ़िया नहीं रहेगी। तो मेल्टिंग पॉइंट तो बढ़ेगा, उतना नहीं बढ़ेगा। ठीक है, तो अगर इसको हम डेल्टा T1 बोले और यहाँ अगर बात करें डेल्टा T2 की बात करें, तो यहाँ से यहाँ आप गए तो कार्बन की संख्या भी बढ़ गई और पैकिंग भी ज्यादा एफिशिएंट हो गई। तो ये जो जंप होता है वो ज्यादा होता है। यहाँ से यहाँ मेल्टिंग पॉइंट का जो इंक्रीज होगा वो ज्यादा होगा, यहाँ से यहाँ मेल्टिंग पॉइंट का इंक्रीज क्या होगा? कम होगा। बस यही मतलब है। इसका मतलब डेल्टा T2 जो है वो ज्यादा होगा डेल्टा T1 से। ठीक है, बस इसका यही मतलब है। बेटर पैकिंग और बेटर पैकिंग नहीं जो हो रही उसका यही मतलब है। फिर से बता दें कि ऑड कार्बन कंटेनिंग एल्केन बेटर पैकिंग नहीं करते, इवन कार्बन कंटेनिंग एल्केन बेटर पैकिंग करते हैं, मोर सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर। यहाँ से यहाँ मूव करेंगे तो मेल्टिंग पॉइंट तो बढ़ रहा है, नंबर ऑफ कार्बन आइटम बढ़ रहे हैं, लेकिन ज्यादा इंक्रीज नहीं होगा। जबकि यहाँ से यहाँ पैकिंग भी बढ़ गई, इफिशिएंट हो गए और मॉलिक्यूलर मास भी बढ़ गया, तो ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा किसमें? मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, तो बस यही इसका मतलब हो गया। और अगेन मेल्टिंग पॉइंट में कुछ एबनॉर्मल बिहेवियर भी आपको याद करना पड़ेगा, तो एक लाइन खाली याद कर लेंगे कि अगर आप टेबल रेफर करेंगे एनसीईआरटी का हाइड्रोकार्बन चैप्टर में जो दिया हुआ है, तो प्रोपेन का लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट है, 3 कार्बन का है। ठीक है, तो कुछ लोग एक्सप्लेन करते हैं कि भाई इसकी पैकिंग बहुत बढ़िया नहीं रह जाती है, ये रीजन लॉजिक एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन आप इसको याद कर लीजिए। ठीक है, बहुत इसके पीछे लॉजिक नहीं ढूंढेंगे। तो प्रोपेन इज हैविंग लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। प्रोपेन इज हैविंग लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, ये पॉइंट हम लोग याद कर लेंगे। तो मेल्टिंग पॉइंट की पूरी बात कंप्लीट हो गई। टेबल जरूर से देख लीजिएगा, कोई नई बात समझ में आए तो उसको भी समझिएगा, वहां लिखिएगा। ठीक है, जितना लिखा है उससे वो टेबल एक्सप्लेन हो जाएगा जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो कोई भी क्वेश्चन मेल्टिंग पॉइंट से अगर पूछे जाने का चांस है तो आप कर ले जाएंगे। अच्छा, बॉइलिंग पॉइंट में और नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स, इनका एक ग्राफ पूछा जाता है। तो जैसे जैसे कार्बन की संख्या बढ़ती है वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, लेकिन ये जो इंक्रीज होता है धीरे धीरे ये कांस्टेंट होने लगता है। ठीक है, धीरे धीरे आगे बढ़ गए तो कार्बन की संख्या जब बहुत ज्यादा बढ़ने लगती है, ठीक है, तो परसेंटेज इंक्रीज इन मास क्या होता है? बहुत कम होने लगता है। कार्बन की संख्या मान लीजिए जो आप C2 और C3 में परसेंटेज इंक्रीज इन मास करेंगे, वो C50 और C51 में क्या होगा? बहुत नॉमिनल हो जाएगा। तो परसेंटेज इंक्रीज इन मास
कम होने लगेगा तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होने लगेगा, कम बढ़ेगा। ठीक है, बढ़ेगा लेकिन कम बढ़ेगा तो ऑलमोस्ट ये कांस्टेंट होने लगता है। तो इस टाइप का ग्राफ बना के सवाल पूछा जाता है बॉइलिंग पॉइंट में। अब हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज, तो केमिकल प्रॉपर्टीज में जो रिएक्शन है सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन में फर्दर हम लोग हेलोजिनेशन की बात करते हैं। हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन एंड सल्फोनेशन। हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन एंड सल्फोनेशन। सेकेंड रिएक्शन आपका होता है ऑक्सीडेशन, आइसोमराइजेशन, आइसोमराइजेशन के बाद आपका एरोमेटाइजेशन, एरोमेटाइजेशन और लास्ट रिएक्शन आपका पाइरोलिसिस या क्रैकिंग। पाइरोलिसिस या इसी को क्रैकिंग, पाइरोलिसिस या क्रैकिंग। ठीक है, तो इन रिएक्शंस को हमको डिटेल में पढ़ना है। इसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो है वो हेलोजिनेशन रिएक्शन है, समझ आएगा। बाकी तो सब एक एक लाइन के रिएक्शंस हैं, ठीक है, याद करने वाले। जो इंपॉर्टेंट सबसे रिएक्शन है वो हेलोजिनेशन है। तो हम लोग हेलोजिनेशन सब्स्टिट्यूशन में भी हेलोजिनेशन रिएक्शन की डिटेल में डिस्कशन करने जा रहे हैं। देखा जाए हेलोजिनेशन रिएक्शन क्या है, तो सब्स्टिट्यूशन में हम लोग हेलोजिनेशन रिएक्शन डिस्कस करने जा रहे हैं। तो हेलोजिनेशन में अगर एक एग्जांपल हम ले CH4 का, इसका रिएक्शन आप करा रहे हैं Cl2 से, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ HNu और अल्ट्रावायलेट लाइट और हीटिंग, याद करिए। ठीक है, जब फ्री रेडिकल मैकेनिज्म या होमोलिटिक क्लीवेज का डिस्कशन कर रहे हैं तो व्हाट आर द फैक्टर्स रूल फॉर होमोलिटिक क्लीवेज, तो हमने बताया था HNu मतलब फोटोन, ठीक है, अल्ट्रावायलेट लाइट या आपका हीटिंग की बात कर रहे हैं। तो आपका जो पॉसिबिलिटी है, अगर पॉसिबिलिटी की बात करें तो यहाँ से हाइड्रोजन हटाइए और Cl लगा लीजिए। ठीक है, अगर बिना मैकेनिज्म के पहले समझा जाए तो आपका CH3Cl हो गया और प्लस आपका HCl। ठीक है, ये जो कंपाउंड बना इसको मोनो हेलो डेरिवेटिव बोल रहे हैं, मोनो हेलो डेरिवेटिव। मोनो हेलो डेरिवेटिव, एक हाइड्रोजन हटा दिया और एक क्लोरीन लगा दिया। क्योंकि सभी हाइड्रोजन एक जैसे हैं, तो कोई पूछे कि भाई मीथेन के कितने टाइप के मोनो हेलो डेरिवेटिव बनेंगे, तो एक ही टाइप होगा, क्योंकि सारे हाइड्रोजन क्या हैं, एक जैसे हैं। किसी हाइड्रोजन को हटा के आप क्या लगा लीजिए, क्लोरीन लगा लीजिए। लेकिन अगर और पॉसिबिलिटी की बात करें तो फिर से Cl2 HNu क्या बन सकता है, CH2Cl2 दो क्लोरीन लग सकते हैं। फर्दर रिएक्शन हो गया तो आपका CH तीन क्लोरीन लग सकते हैं और फाइनल पॉसिबिलिटी क्या है, CCl4 चार क्लोरीन लग सकते हैं। ठीक है, तो कोई पूछे कि कितने टाइप के हेलो डेरिवेटिव CH4 के हो सकते हैं। टाइप के हेलो डेरिवेटिव मतलब आप एक हेलोजन लगा सकते हैं, दो लगा सकते हैं, तीन लगा सकते हैं, चार लगा सकते हैं, मतलब टोटल चार प्रोडक्ट्स की पॉसिबिलिटी है, चार टाइप्स के प्रोडक्ट्स की पॉसिबिलिटी है। समझ में आ रही बात। तो अगर यहाँ क्वेश्चन पूछा जाए टोटल टाइप्स ऑफ हेलो डेरिवेटिव ऑफ, पहला आपका मीथेन और दूसरा आपका इथेन, यानी CH3 फिर से क्वेश्चन का मतलब समझने की कोशिश करिएगा
कि जैसे मीथेन में ही अगर पॉसिबिलिटी की बात करें तो एक हाइड्रोजन हटा के Cl लगाइए, 2 Cl लगा लीजिए, 3 4 Cl लगा लीजिए, तो 1 से 4 तक आप Cl लगा सकते हैं। तो टोटल हेलो डेरिवेटिव्स ऑफ CH4, तो टोटल टाइप्स ऑफ हेलो डेरिवेटिव ऑफ CH4 कितने हो गए? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 4। कौन कौन से बनाया आपने? CH3Cl, CH2Cl2, CHCl3 और आपका CCl4, यहां तक आपने बना लिया। समझ में बात? अच्छा, दूसरे क्वेश्चन को करने से पहले एक चीज समझने की कोशिश करिए। ये रिएक्शन बेसिकली जो आप कराते हैं एल्केन का, आप RH का रिएक्शन करा रहे हैं, ठीक है, और रिएक्शन किससे करा रहे हैं? X2 से करा रहे हैं। समझ में बात? तो ये जो रिएक्शन आप कराते हैं एल्केन का रिएक्शन X2 से, तो आप ये मिक्सचर नहीं बनाने में इंटरेस्टेड हैं। आप तो रिएक्शन करा रहे हैं कि कोई एक मेजर प्रोडक्ट मिले और हमारा रिएक्शन में मेजर प्रोडक्ट राइट साइड में मिले। ऐसा नहीं भाई चारों का मिक्सचर बन गया, सेपरेट करिए, ठीक है। तो इसके लिए हम करते क्या है कि हमको बेसिकली रिएक्शंस में 99% केसेस में मोनो हेलो डेरिवेटिव ही चाहिए होता है। तो मोनो हेलो डेरिवेटिव अगर चाहिए तो हम ये रिएक्शन अवॉइड करना चाह रहे हैं ना हो, तो इसके लिए कंसंट्रेशन एडजस्ट किया जाता है। कंसंट्रेशन एडजस्ट मतलब आप Cl2 जैसे एक्सेस में अगर होगा तो बार बार रिएक्शन करेगा, तो आप किसको एक्सेस में ले लीजिए? एल्केन को, ठीक है। तो एल्केन शुड बी टेकन इन एक्सेस इन कंपैरिजन टू X2। ये एक्सेस में रहेगा तो जब भी इसको रिएक्शन करना होगा ये बार बार इसी के पास आएगा रिएक्शन करने के लिए। समझ में आ रही है? और आपको मोनो हेलो डेरिवेटिव मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा। समझ में आ रही बात? ठीक है। तो इसका मतलब कि हम लोग जो रिएक्शन करा रहे हैं वो तो मोनो हेलो डेरिवेटिव के लिए करा रहे हैं। तो यहाँ एक लाइन हम लिख लेते हैं, टू ऑब्टेन मोनो हेलो डेरिवेटिव as major product alkane मतलब RH should be taken in excess in comparison to X2, इन कंपैरिजन टू X2। X2 के कंपैरिजन में एल्केन को क्या करेंगे आप? एक्सेस में लेंगे। समझ में आएगा? ये आप तरीका फॉलो करेंगे। X2 के कंपैरिजन में एल्केन को आप एक्सेस में लेंगे। तो ये बात क्लियर हो गई। तो हम लोग रिएक्शन मोनो हेलो डेरिवेटिव को मेजर प्रोडक्ट में ऑब्टेन करने के लिए करते हैं। अच्छा, इथेन के टोटल टाइप्स ऑफ हेलो डेरिवेटिव, मतलब इथेन में आप मिनिमम कितना लगा सकते हैं हेलोजन? 1, मैक्सिमम कितना लगा सकते हैं? 6। तो 1 से 6 के बीच आप हेलोजन्स लगा रहे हैं, 1 से 6 तक हेलोजन लगा रहे हैं। तो जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए। तो जैसे CH3 यहाँ आपका Cl2 H सपोज हमने दिया, ठीक है। तो अभी बिना मैकेनिज्म के हम लोग बस पॉसिबिलिटी के आधार पे यहाँ Cl लगा दिया। ये एक Cl चाहे यहाँ लगाइए चाहे यहाँ लगाइए एक ही बात है। 2 Cl की बात करें तो 2 Cl एक ही कार्बन पे लग सकते हैं या आपके अलग अलग कार्बन पे लग सकते हैं। 3 Cl की बात करें तो तीनों Cl एक ही कार्बन पे, 2 एक कार्बन पे एक दूसरे कार्बन पे हो गया। 4 Cl की बात करें तो 3 और 1 का कॉम्बिनेशन हो सकता है, 2 और 2 का भी कॉम्बिनेशन हो सकता है। 5 Cl की बात करें तो एक ही कॉम्बिनेशन होगा, 3 और 2 का कॉम्बिनेशन। और 6 की बात करें तो उसमें एक ही पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन करने का तरीका हो गया, काफी सिंपल क्वेश्चन है। तो ये आपका फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ एंड नाइन्थ। तो यहाँ आंसर कितना हो गया आपका? 9। टोटल हेलो डेरिवेटिव्स आर 9, ठीक है। तो ये कर ले जाएंगे, इसमें कोई बड़ी बात है नहीं। लेकिन अगेन ये सब रिएक्शंस इतनी पॉसिबिलिटी बना देना तो हमारे लिए रिएक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये सही नहीं है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से निकाल दिया, लेकिन हम ये रिएक्शन ये करने के लिए थोड़ी ना कर रहे हैं कि 9 प्रोडक्ट्स मिले उनको सेपरेट करें, ठीक है। हम लोग रिएक्शन करा रहे हैं मोनो हेलो डेरिवेटिव एज अ मेजर प्रोडक्ट, इसीलिए एल्केन को एक्सेस इन कंपैरिजन टू X2। हां, लेकिन सवाल पूछने के लिए तो इस टाइप का बनाया जा सकता है।
अब मैकेनिज्म की बात कर लेते हैं। मैकेनिज्म, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म involving three steps, involving following three steps. Free radical mechanism involving following three steps. तो पहला जो स्टेप होता है वो इनिशिएशन, दूसरा जो होता है वो प्रोपगेशन, और तीसरा स्टेप जो होता है वो टर्मिनेशन स्टेप। इनिशिएशन, प्रोपगेशन एंड टर्मिनेशन स्टेप। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले स्टेप की बात करते हैं, इसको मिटा दे रहे हैं। इनिशिएशन, प्रोपगेशन एंड टर्मिनेशन स्टेप काफी इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है। तो मैकेनिज्म का पहला डिटेलिंग तो अभी हम लोग करेंगे, बाद में और इंफॉर्मेशन ऑप्टिकल आइसोमरिज्म वगैरह पढ़ लेंगे तो और फर्दर डिटेल में, ठीक है, इस मैकेनिज्म को देखा जाएगा। तो फर्स्ट स्टेप इज इनिशिएशन। इनिशिएशन में जो आपका हेलोजन है, एक्स एक्स का बॉन्ड है, ठीक है, यहाँ के पास दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनका होमोलिटिक क्लीवेज करा दिए। ठीक है, और होमोलिटिक क्लीवेज कराने के लिए व्हाट आर द प्रोमोटिंग फैक्टर्स? तो या तो HU लिखा रहे, या तो अल्ट्रावायलेट लाइट लिखा रहे, या तो हीटिंग कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे इस टाइप से दिखाई भाई, फोटोन आ रहा है और इसको स्ट्राइक करके ब्रेक कर दिया। समझ में नहीं बात? तो आपको क्या मिल गया? 2x डॉट, x डॉट फॉर एग्जांपल f डॉट, cl डॉट, dr डॉट, i डॉट की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये तो इनिशिएशन हो गया। सेकेंड स्टेप आपका होता है प्रोपगेशन। प्रोपगेशन, प्रोपगेशन में तो आपने जो RH लिया है, जो एल्केन लिया है, फॉर एग्जांपल CH4, तो CH4 को हम कैसे लिख देंगे? CH3H लिख दिया ऐसे समझने के लिए। और वहां से जो इनिशिएशन स्टेप में बना है वो यहाँ रिएक्शन करने आएगा, x डॉट। ठीक है, तो ये फ्री रेडिकल क्या करता है? इस कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड में होमोलिटिक क्लीवेज को प्रमोट करता है। यहाँ होमोलिटिक क्लीवेज हो जाता है। समझ में बात? यहाँ होमोलिटिक क्लीवेज हो गया और ये जो H डॉट होता है ये इससे जाके जुड़ जाता है। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा इसको याद कर लेंगे तो आपका बन जाता है राइट साइड में R डॉट प्लस आपका HX, और इसको हम लोग बोलते हैं 2A स्टेप। ठीक है, इसके बाद अगला स्टेप होता है आपका जो R डॉट बना है। R डॉट मतलब जैसे CH3 डॉट, फ्री रेडिकल, मिथाइल फ्री रेडिकल, इथाइल फ्री रेडिकल, इस टाइप से। तो R डॉट प्लस आपका X2, फिर से दोबारा से यहाँ होमोलिटिक क्लीवेज होगा। ठीक है, और ये जाके क्या करेगा? इससे जुड़ जाएगा। तो आपका फाइनली क्या बन गया? RX बन गया, जो बनाना चाह रहे हैं RX, और प्लस आपका X डॉट खाली हो जाएगा और इसको आप 2B स्टेप बोल देंगे। अभी X डॉट जो खाली हुआ है वो दोबारा नए फ्रेश एल्केन पे रिएक्शन करेगा। समझ में आ रही बात? और फिर से आपका R डॉट बनेगा, HX बनेगा, फिर आपका R डॉट X2 से रिएक्शन करेगा, फिर X डॉट बनेगा और साइक्लिक मैनर में रिएक्शन प्रोसीड करेगा। ठीक है, तो यहाँ एक बात समझने की है कि जो इनिशिएशन स्टेप में X2 को तोड़ना है वो एक ही बार आपको जरूरत पड़ती है। एक ही बार आपको X2 को तोड़ा आपने, X डॉट जनरेट हो गया, X डॉट जनरेट हुआ तो उसने रिएक्शन शुरू करा दिया, लेकिन X डॉट तो आपका 2B स्टेप में जनरेट हो ही रहा है, तो ये बार बार रिएक्शन साइक्लिक मैनर में प्रोसीड करेगा। तो यहाँ एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्मॉल अमाउंट ऑफ फोटोन आप इस्तेमाल करते हैं, थोड़े से फोटोन से लार्ज नंबर ऑफ प्रोडक्ट मिलता है, तो उसका एक्सप्लेनेशन क्या है कि थोड़े से फोटोन आप इस्तेमाल करेंगे क्योंकि इनिशिएशन स्टेप की जरूरत एक ही बार होती है। प्रोपगेशन के 2A स्टेप में, 2B स्टेप में X डॉट वापस से प्रोड्यूस हो जाता है और वो बार बार साइक्लिक मैनर में रिएक्शन करता है, तो इनिशिएशन स्टेप की फिर जरूरत नहीं रह जाती। ठीक है, तो इसको स्टेटमेंट के रूप में आगे लिख लिया जाएगा। थर्ड जो स्टेप होता है उसको हम लोग बोलते हैं टर्मिनेशन स्टेप। टर्मिनेशन स्टेप
और टर्मिनेशन स्टेप को डिफाइन किया जाता है कॉम्बिनेशन ऑफ टू फ्री रेडिकल्स इज टर्मिनेशन स्टेप। दो फ्री रेडिकल आपस में कंबाइन कर जाएंगे, टर्मिनेशन स्टेप है। तो कौन कौन से फ्री रेडिकल कंबाइन करने के लिए हैं, जो फ्री रेडिकल इन्वॉल्व हुए हैं, तो एक्स डॉट प्लस एक्स डॉट ये कंबाइन करा दिए तो क्या बन गया, x2 बन गया। और बताइए r डॉट प्लस x डॉट rx बन गया। ये rx यहाँ भी बना है, rx यहाँ भी बना है, लेकिन ये rx टर्मिनेशन स्टेप का है, दोनों ही फ्री रेडिकल हैं, जबकि यहाँ क्या है आपका, ये प्रोपोगेशन स्टेप है, ठीक है। और उसके अलावा r डॉट प्लस r डॉट क्या बन गया, rr बन गया। तो ये पॉसिबिलिटी टर्मिनेशन स्टेप की पॉसिबिलिटी, समझ में आ रहा है कि टर्मिनेशन स्टेप, बात समझ में आ गई। इनिशिएशन स्टेप, प्रोपोगेशन स्टेप, टर्मिनेशन स्टेप। एक और बात, ये जो स्टेप होता है 2A स्टेप, ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्या होते हैं, जब मल्टीपल स्टेप्स में रिएक्शन हो रहे होते हैं तो जो सिस्टम का जो ओवरऑल रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है वो सबसे स्लोएस्ट स्टेप, सबसे मुश्किल स्टेप ही ओवरऑल रेट डिसाइड करता है। तो यहाँ सबसे स्लोएस्ट स्टेप क्या है, 2A स्टेप, ये सबसे मुश्किल स्टेप होगा, सबसे स्लोएस्ट होगा, तो ओवरऑल रिएक्टिविटी यही स्टेप डिसाइड करेगा, ठीक है। तो दिस इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो ये बेसिकली क्या होता है, स्लोएस्ट स्टेप होता है। स्लोएस्ट स्टेप कहने का मतलब सबसे मुश्किल स्टेप। स्लोएस्ट स्टेप क्या है, सबसे मुश्किल स्टेप। तो जब भी हम लोग को फर्दर डिस्कशन करना होगा तो हम इस स्टेप के बारे में ही और डिटेलिंग करेंगे, समझ में आएगा। अच्छा, यहाँ r डॉट की बात करें तो r डॉट का यहाँ हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। फ्री रेडिकल जैसे CH3 डॉट में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। तो इस प्रकार से इनिशिएशन, प्रोपोगेशन एंड टर्मिनेशन स्टेप, ये क्लियर हो गया। एक और सवाल एनसीईआरटी का, जैसे मीथेन का हैलोजिनेशन करा है, तो मीथेन का हैलोजिनेशन करा रहे हैं तो उसमें पूछा गया है कि भाई ईथेन भी हमको ट्रेसेस में मिलता है, क्यों बनता है। तो उसका एक्सप्लेनेशन यहाँ है कि भाई आप CH3 डॉट मीथेन का हैलोजिनेशन कराएंगे तो CH3 डॉट बनेगा, और CH3 डॉट की पॉसिबिलिटी आपस में कंबाइन करने की हो जाएगी तो ईथेन मिल जाएगा। तो ड्यूरिंग हैलोजिनेशन ऑफ मीथेन ईथेन इज ऑब्टेन्ड इन ट्रेसेस, तो उसका भी एक्सप्लेनेशन हो गया, ठीक है। ठीक है, तो 2-3 पॉइंट हैं जो हम बोल दे रहे हैं, लिखते रहे हैं कि भाई बाय यूजिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ फोटोन लार्ज नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स आर ऑब्टेन्ड, व्हाई, बिकॉज इनिशिएशन स्टेप रिक्वायर वंस, ठीक है, एंड x डॉट इज प्रोड्यूस्ड इन द प्रोपोगेशन के 2B स्टेप में x डॉट प्रोड्यूस हो रहा है, तो इनिशिएशन का रिक्वायरमेंट अब नहीं है। दूसरी बात, हैलोजिनेशन ऑफ मीथेन में ईथेन बाई प्रोडक्ट के रूप में या ट्रेसेस में मिलता है, व्हाई, ड्यू टू चेन टर्मिनेशन स्टेप। तो ये सब आप एक्सप्लेन कर ले जाएंगे। अब हम लोग रिएक्टिविटी की बात करते हैं, रिएक्टिविटी। तो रिएक्टिविटी में पहला पॉइंट हम लोग का X2 की रिएक्टिविटी, हैलोजिनेशन में X2 की रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होगा। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हम लोग बॉन्ड एनर्जी की बात करते हैं। बॉन्ड एनर्जी, ठीक है। बॉन्ड एनर्जी ऑफ X2 का ऑर्डर क्या होता है, तो सबसे ज्यादा बॉन्ड एनर्जी होती है Cl2, फिर उसके बाद Br2 की होती है, फिर उसके बाद F2 की होती है, फिर उसके बाद I2 की होती है। F2 की बॉन्ड एनर्जी कम हो जाती है, वाई, बिकॉज फ्लोरीन का साइज छोटा होता है और उसमें 3-3 लोन पेयर का वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ रिपल्शन हो जाता है, ठीक है। तो ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ फ्लोरीन द बॉन्ड इज शॉर्टर, और शॉर्ट बॉन्ड होने के कारण ये लोन पेयर आपस में सीवियर रिपल्शन करते हैं, रिपल्शन। तो वैसे तो बॉन्ड एनर्जी शॉर्ट बॉन्ड के कारण बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए थी, बहुत ज्यादा होनी चाहिए थी, लेकिन वो घट गया क्योंकि लोन पेयर रिपल्शन के कारण। अब घट के कहाँ गया उसको याद रखना पड़ेगा, Cl2, Br2, I2, F2 एंड I2। तो जब ये बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर दिया जाता है और आपसे पूछा जाता है कि भाई रिएक्टिविटी का ऑर्डर बताइए X2 का टुवर्ड्स हैलोजिनेशन, तो आप बताते हैं कि इसमें सबसे कम बॉन्ड एनर्जी है तो ऑर्डर हो जाएगा
I2 का सबसे फास्ट रिएक्शन होगा, आसानी से बॉन्ड टूट जाएगा। उसके बाद F2, उसके बाद Br2, उसके बाद Cl2, ये ऑर्डर आप बताते हैं, लेकिन ये ऑर्डर सही नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ये जो रिएक्टिविटी है वो डिसाइड होगी ऑन द बेसिस ऑफ रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, और जो X2 का टूटना है वो तो फास्ट स्टेप में होता है। तो इसीलिए यहाँ बॉन्ड एनर्जी से कोई लेना देना नहीं है रिएक्टिविटी का, ठीक है। तो बॉन्ड इज ब्रोकन, बॉन्ड ऑफ X2 इज ब्रोकन इन द फास्ट स्टेप, सो इट डू नॉट प्लेस एनी रोल इन द ओवरऑल रिएक्टिविटी, ओवरऑल रेट पे कोई असर नहीं डालता है। तो पहले रेट का ऑर्डर लिख लिया जाए, जो रेट होता है, ठीक है, या रिएक्टिविटी होती है, तो इसका मतलब इसका कोई लेना देना है नहीं, इसको कंफ्यूज करने के लिए हमने दिया। जो रिएक्टिविटी है F2 की बहुत हाई होती है, उसके बाद Cl2 Br2 की तुलना में बहुत रिएक्टिव होता है, और इससे बहुत स्लो रिएक्शन होता है I2 का। पहली बात तो इसको याद रखना है, F2 का रिएक्शन जो होता है हाईली एक्सोथर्मिक, हाईली एक्सोथर्मिक, cannot be controlled, cannot be controlled, और जिस चीज को हम कंट्रोल नहीं कर सकते उसकी हम स्टडी भी नहीं करते हैं, तो आगे से फ्लोरीनेशन का चैप्टर क्लोज हो गया। कभी भी हम एल्केन्स को F2 से रिएक्शन नहीं कराएंगे, समझ में आ रही बात? एक्सप्लोसिव रिएक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो हाईली एक्सोथर्मिक, कैनॉट बी कंट्रोल, एक्सप्लोसिव रिएक्शन, तो फ्लोरीनेशन की बात समाप्त हो गई। आयोडीनेशन में क्या समस्या है? आयोडीनेशन इज स्लो एंड रिवर्सिबल, स्लो एंड रिवर्सिबल, इट इज स्लो एंड रिवर्सिबल, समझ में आ रही बात? तो इट इज स्लो एंड रिवर्सिबल, तो इसका भी चैप्टर क्लोज हो गया। आयोडीनेशन की बात भी बहुत रेयरली करेंगे कि भाई इतना स्लो है, रिवर्सिबल है, तो कई उपाय लगा के इक्विलिब्रियम को फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट कराते हैं, तो यहाँ भी इसकी बात करने का कोई बहुत मतलब नहीं बना। तो यानी हम लोग जो हैलोजिनेशन की बात करते हैं वो मेनली किसकी बात करते हैं? क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन की ही बात करते हैं, ठीक है। हम लोग आयोडीनेशन और फ्लोरीनेशन की तो बात एकदम ही नहीं करते हैं, ठीक है। अब रीजन की बात किया जाए कि भाई बॉन्ड एनर्जी से क्यों लेना देना नहीं था, बिकॉज बॉन्ड इज ब्रोकन इन द फास्ट स्टेप, ठीक है। तो यहां एक स्टेटमेंट लिखे हम लोग कि रिएक्टिविटी is decided on the basis of delta H of RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप के डेल्टा एच के आधार पर रिएक्टिविटी डिसाइड की जाती है। तो फिर से जरा देखा जाए, RDS था क्या? RH प्लस आपका X डॉट गिव्स आपका R डॉट प्लस आपका HX। इस रिएक्शन के डेल्टा H की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब इसमें X डॉट के ऑप्शंस क्या क्या है? तो आपके पास F डॉट, Cl डॉट, Br डॉट और I डॉट। तो ऑब्वियस बात है कि जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी की बात हो रही है, तो फ्लोरीन इज हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ठीक है। और उस पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी तो क्या हो जाएगा? सबसे अनस्टेबल हो जाएगा और बहुत फास्ट रिएक्शन करेगा, ठीक है। और जैसे जैसे नीचे आ रहे हैं वैसे वैसे रिएक्टिविटी घटती जाएगी, साइज बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो उसकी रिएक्ट करने की टेंडेंसी कम होती चली जाएगी। तो I डॉट की रिएक्टिविटी क्या है? बहुत ही कम है, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ अगर डेल्टा एच की बात करें तो अच्छा, यहाँ वैल्यूज की बात की जाती है, वैल्यूज की बात नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ अगर डेल्टा एच की बात करें ऑफ द रिएक्शन, तो F डॉट के लिए डेल्टा एच आपका निगेटिव होता है, Cl के लिए आपका पॉजिटिव हो गया, बाकी सभी के लिए डेल्टा एच पॉजिटिव होता है, ये एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है। और नीचे जाने पे जो मॉड होता है वो बढ़ता चला जाता है, समझ में आ रही बात, ठीक है। तो मोर एंड मोर एंडोथर्मिक हो जाता है, और ये क्या हाईली एक्सोथर्मिक हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ डेल्टा एच की वैल्यू क्या हो जाती है? बढ़ती चली जाती है नीचे जाने पे। इस तरीके से भी सवाल अगर पूछता है या कोई वैल्यू दे देता है, ठीक है, कि -12 हो गया, ठीक है, 10 हो गया, 20 हो गया, 30 हो गया, प्लस में 30 हो गया, तो ये सब, ठीक है, मोर एंड मोर एंडोथर्मिक डायरेक्शन में चला गया, मोर एंड मोर डिफिकल्ट होता जा रहा है, ठीक है। तो इस टाइप से आप एक
बिना वैल्यू के इस टाइप से याद रख लीजिए, ठीक है। तो एफ डॉट के लिए डेल्टा एच निगेटिव होता है, बाकी सब के लिए ये डेल्टा एच पॉजिटिव होता है, नीचे जाने पे मोर एंड मोर इंडोथर्मिक होने लगता है, ठीक है। तो इसीलिए रिएक्टिविटी की अगर बात करें तो सबसे फास्ट रिएक्शन F2 के लिए, उसके बाद Cl2, Br2 और I डॉट की रिएक्टिविटी तो बहुत ही कम होती है, तो स्लो एंड रिवर्सिबल रिएक्शन हो जाता है, ठीक है। तो ये तो X2 की रिएक्टिविटी की बात हो गई, ठीक है। तो फर्दर इस पे हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे। अच्छा, आप लोग से होमवर्क ये है कि आप लोग थोड़ा सा एनसीईआरटी पढ़ के रखेंगे कि एनसीईआरटी में देखिए जैसे फिजिकल प्रॉपर्टीज हमने आपको एक्सप्लेन किया, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, तो इसको आप एनसीईआरटी से रीडिंग देख के समझ जाइएगा। इसके बाद हैलोजिनेशन के बाद जितने रिएक्शंस हैं वो एक एक लाइन के रिएक्शन है, चाहे वो ऑक्सीडेशन की बात हो, चाहे एरोमेटाइजेशन, आइसोमराइजेशन, पाइरोलिसिस, तो उसमें एक एक लाइन की इंफॉर्मेटिव चीजें हैं, तो उसको आप पढ़ लेंगे तो अच्छा है, ठीक है। नहीं तो नेक्स्ट क्लास में हम एक एक लाइन उसके विषय में लिख देंगे, वहाँ कोई मैकेनिज्म वगैरह की बात नहीं, ठीक है, बस इंफॉर्मेटिव चीजें हैं, तो एनसीईआरटी से पढ़ के रखिएगा, उसको नेक्स्ट क्लास में लिख देंगे और फिर हम लोग इसको डिस्कशन को कंप्लीट करते हुए फिर एल्कीन पे जल्दी से मूव करेंगे, ठीक है। थैंक यू।